अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वीडियो अब तक बनाए गए तमाम वीडियोस का मजमूआ है, जिसे आप ऑल इन वन भी कह सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, जिससे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी बीएड डिस्टेंस एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी में मदद होगी और दूसरे तमाम मुसाबिक़ती इम्तहानात के लिए भी मदद होगी। एक गुजारिश है कि जहाँ कहीं करंट अफेयर का सवाल दोहराया गया हो, वहाँ पर मौजूदा वक्त में जो करंट अफेयर है उससे आप अपडेट कर लें। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज को किसने कायम किया? ए. जॉन गिलक्रिस्ट, बी. सर सैयद अहमद ख़ान, सी. लॉर्ड विल्जली, डी. डॉक्टर जाकिर हुसैन। और सही जवाब है लॉर्ड विल्जली। फोर्ट विलियम कॉलेज को लॉर्ड विल्जली ने कायम किया था। सवाल नंबर 2 है, जंगे खानवा जिसको कहते हैं, जंगे कनवाहा किस साल हुई? ये जंग बाबर और राणा संग्राम सिंह के दरमियान में हुई। यहाँ पर देखिए, बाबर के 4 मशहूर जंगें हैं, वो आपको याद रख लेना है एक सीरीज़ की तरह, तो आपको जवाब देने में आसानी हो जाएगी। बाबर की पहली जंग हुई थी पानीपत में 1526 में, और दूसरी जंग हुई थी 1527 में, जिसको जंगे कनवाहा कहा जाता है, और तीसरी जंग हुई थी जंगे चंदेरी, वो 1528 में हुई थी, और चौथी जंग जो हुई थी बाबर की वो हुई थी घाघरा, जंगे घाघरा। ये 4 जंगें बाबर से मंसूब हैं और हमारा सही जवाब है 1527, यानी जंगे कनवाहा 1527 में हुई थी। सवाल नंबर 3 है, द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को ये नाम किसने दिया? मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख नाम किसने दिया? सही जवाब है, ये नाम दिया है जनरल अयूब खान ने। जनरल अयूब खान ने मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख का नाम दिया। सवाल नंबर 4 है, मरदमशुमारी 2011 के मुताबिक सबसे कम जिनसी तनासुब किस रियासत में है? यानी लेडीज़ और जेंट्स, मर्द और जन का तनासुब सबसे कम किस रियासत में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी हरियाणा। और सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा सही जवाब है। सवाल नंबर 5 है, ओणम त्यौहार किस रियासत में मनाया जाता है? ओणम त्यौहार ये मनाया जाता है केरला में। ये केरला का त्यौहार है ओणम। सवाल नंबर 5 है, आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किस साल कौमियाया गया, यानी नेशनलाइज किया गया? यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, आरबीआई कब कायम हुआ वो अलग सवाल है। यहाँ पर सवाल है आरबीआई को किस साल नेशनलाइज किया गया है, कौमियाया गया? और सही जवाब है 1949 में आरबीआई को कौमियाया गया। अगर सवाल में ये पूछा जाए कि वो किस तारीख को, तो वो 1 जनवरी है। सवाल नंबर 7 है, जीएसटी के लिए दस्तूर हिंद में कौन सी तरमीम की गई? किस तरमीम के ज़रिए जीएसटी को लागू किया गया? वो तरमीम है 101। दस्तूर की 101 जो तरमीम है वो जीएसटी से मुताल्लिक़ है। सवाल नंबर 9 है, पैन कार्ड कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है? यानी पैन कार्ड में कितने डिजिट्स होते हैं? सही जवाब है 10। पैन कार्ड 10 डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है। सवाल नंबर 9 है, उज्जैन शहर किस दरिया के किनारे वाक़ है? उज्जैन शहर ये वाक़ है शिप्रा दरिया के किनारे वाक़ है। सवाल नंबर 10, जो कि आपको मैंने शुरू में पूछा था, किस बादशाह के दौर में इब्ने बतूता ने भारत का दौरा किया था? और सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में बादशाह ने, इब्ने बतूता ने भारत का दौरा किया था। आप तमाम से गुजारिश है कि उर्दू में इस तरह के मज़ीद वीडियोस बनाने और हिम्मत अफजाई के लिए वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदाई खिदमतगार पार्टी के बानी कौन हैं? ऑप्शन ए अब्बास तैयब जी,
बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी खान अब्दुल गफ्फार खान, डी मोहम्मद अली जौहर। सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खान। ख़िदाई खिदमतगार पार्टी के बानी जो हैं खान अब्दुल गफ्फार खान हैं, जिन्हें सरहदी गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अदम तशद्दुद तहरीक चलाई थी। ये गांधी जी के ख़यालात को से मुत्तफ़िक़ थे। खुदाई खिदमतगार पार्टी को सुर्ख ख़मीस यानी रेड शर्ट्स भी कहा जाता था। और ख़ान अब्दुल गफ्फार ख़ान पहले ऐसे गैर भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया, यानी भारत रत्न अवार्ड लेने वाले ये पहले गैर मुल्की हैं, गैर भारतीय हैं। इनके बाद नेल्सन मंडेला को भी दिया गया। दूसरा सवाल है, हस्ब ज़ैल के किस ऐवान का सदर इस ऐवान का मेंबर नहीं होता? ए ऑप्शन है लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, डी मुंदरजा बाला तमाम। और सही जवाब है राज्यसभा। राज्यसभा का जो सदर होता है वो उस ऐवान का मेंबर नहीं होता। दोस्तों, इस तरह के उर्दू में वीडियोस बनाने में बहुत वक्त दरकार होता है। आप सबसे गुजारिश है कि इस तरह से उर्दू के काम को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्त अहबाब में इन वीडियोस को भेजते रहें ताकि उर्दू वालों का भला हो, उर्दू वालों का फ़ायदा हो। सवाल नंबर 3 है, द लास्ट सपर पेंटिंग का तख्लीक़ कार कौन है? लास्ट सपर जो पेंटिंग है उसका तख्लीक़ कार कौन है? और सही जवाब है लियोनार्डो डा विंसी। लियोनार्डो डा विंसी बहुत मशहूर पेंटिंग है लास्ट सपर। सवाल नंबर 4 है, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे वाक़ है? दरियाए हडसन, दरियाए मिसिसिपी, दरियाए यूकोन, दरियाए अमेज़न। और सही जवाब है दरियाए हडसन। न्यूयॉर्क शहर हडसन के किनारे वाक़ है। सवाल नंबर 5, दमन और दिऊ में कौन सी ज़बान बोली जाती है? इस सवाल के जवाब के लिए हिंदुस्तान के जोग्राफिया से ज़रा सी वाकिफ़ियत आपको मदद दे सकती है। दमन और दिऊ में कौन सी ज़बान बोली जाती है? राजस्थानी, गुजराती, कोंकणी, इंग्लिश। सही जवाब है गुजराती, क्योंकि गुजरात के बिल्कुल ही करीब में है। सवाल नंबर 6 है, सूरजकुंड मेला किस शहर में मनाया जाता है? सूरजकुंड मेला ये मनाया जाता है फरीदाबाद में। सवाल नंबर 7, तानसेन सम्मान अवार्ड किस रियासत ने शुरू किया? तानसेन सम्मान अवार्ड ये म्यूज़िक के लिए दिया जाता है और ये अवार्ड शुरू किया है मध्य प्रदेश हुकूमत ने। सही जवाब है मध्य प्रदेश। सवाल नंबर 8 है, स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल कहाँ है? ये सवाल में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है जवाब देने के लिए कि अक्षरधाम दिल्ली में भी है तो वहाँ होगा, नहीं। यहाँ पर सवाल में है स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल, और ये है गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में है। सही जवाब है गांधीनगर गुजरात। सवाल नंबर 9 है, मधुबनी पेंटिंग किस रियासत में मशहूर है? मधुबनी पेंटिंग ये मशहूर है बिहार में। बिहार में बहुत मशहूर है मधुबनी पेंटिंग। सवाल नंबर 10 है, आबादी के लिहाज से भारत की सबसे छोटी रियासत कौन सी है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। पहला सवाल है, भारत की आज़ादी के वक्त कांग्रेस पार्टी के सदर कौन थे? यानी जब मुल्क आज़ाद हुआ था उस वक्त कांग्रेस पार्टी के सदर कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके वक्त ले सकते हैं। आइए जानते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब है जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी भारत की आज़ादी के वक्त कांग्रेस पार्टी के सदर थे। सवाल नंबर 2 है, दस्तूर हिंद में हक़ तालीम की दफ़ा कौन सी है? राइट टू एजुकेशन की जो आर्टिकल है वो आर्टिकल कौन सी है? और सही जवाब है दफ़ा 21A। दफ़ा 21A हक़ तालीम से मुताल्लिक़ है। सवाल नंबर 3 है, रक़बे के लिहाज से सबसे छोटा
मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ा कौन सा है? यहाँ पर सवाल गौर कीजिए, यह रकबे के लिहाज से पूछा जा रहा है कि रकबे के लिहाज से सबसे छोटा मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ा कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके पास, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। और इसका सही जवाब है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे छोटा मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ा है। सवाल नंबर 4 है, जनूबी हिंदुस्तान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी, वो भी जनूबी हिंदुस्तान की। और सही जवाब है अनामुड़ी। अनामुड़ी जनूबी हिंदुस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। सवाल नंबर 5 है, अशोका का ताल्लुक़ किस सल्तनत से है? अजीम बादशाह जो अशोका गुजरा है उसका ताल्लुक़ किस सल्तनत से है? 4 ऑप्शन हैं, गुप्ता सल्तनत, चालुक्य सल्तनत, बादामी सल्तनत या मौर्य सल्तनत। आप सही जवाब का अंदाज़ा लगाने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, पॉज करके आप सही जवाब दे सकते हैं। और इसका सही जवाब है मौर्य सल्तनत। अशोका का ताल्लुक़ मौर्य सल्तनत से था। सवाल नंबर 6 है, दस्तूर हिंद में पहली तरमीम किस साल की गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर इम्तिहानात में पूछा जाता है कि इंडिया के दस्तूर में फर्स्ट तरमीम कब की गई, और इसका सही जवाब है 1951 में की गई। सवाल नंबर 7 है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की मुसन्निफ़ा कौन है? ये बहुत ही मशहूर किताब है। इस किताब के ताल्लुक़ से अक्सर इम्तिहानात में सवालात पूछे जाते हैं कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की मुसन्निफ़ा कौन है? इसका सही जवाब है अरुंधति राय। अरुंधति राय मशहूर मुसन्निफ़ा हैं जिन्होंने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा है। सवाल नंबर 8 है, कोलेरू झील किस रियासत में है? जब कभी आप जनरल नॉलेज याद करें, तमाम झील और रियासतों के ताल्लुक़ से आप याद करना आपके लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर एक झील है कोलेरो, इसका ताल्लुक़ है आंध्र प्रदेश से। सही जवाब है आंध्र प्रदेश। सवाल नंबर 9 है, कन्हा नेशनल पार्क किस रियासत में है? कन्हा नेशनल पार्क ये है मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही है, अंदाज़ा लगाने में भी आसानी हो जाती है। सवाल नंबर 10 वो सवाल है जो मैंने आपको पहले पूछा था, मैरी कॉम का ताल्लुक़ किस खेल से है? जिन्होंने सही जवाब दिया है तो उनका सही जवाब है बॉक्सिंग। मैरी कॉम का ताल्लुक़ बॉक्सिंग से है। सवाल नंबर 1, सबसे कम आबादी वाला मुल्क कौन सा है? जवाब वेटिकन सिटी। सवाल नंबर 2, सोयाबीन में ये ज़्यादा पाया जाता है। जवाब है प्रोटीन। सोयाबीन में प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। सवाल नंबर 3, हुइज़ कलाम के मुसन्निफ़ कौन हैं? जवाब A.R. रामानाथन। A.R. रामानाथन हुइज़ कलाम के मुसन्निफ़ हैं। सवाल नंबर 4, ईरान का कौमी निशान क्या है? जवाब है सुर्ख गुलाब। सवाल इस तरह से होना चाहिए था, ईरान का कौमी फूल कौन सा है? तो सही जवाब है सुर्ख गुलाब। सवाल नंबर 5, आलमी यौम मादरी ज़बान कब मनाया जाता है? जवाब है 21 फरवरी। 21 फरवरी को आलमी यौम मादरी ज़बान मनाया जाता है। सवाल नंबर 6, रोवर्स कप किस खेल के लिए दिया जाता है? जवाब है फुटबॉल। फुटबॉल के लिए रोवर्स कप दिया जाता है। सवाल नंबर 7, ज़लज़लों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाला आला कौन सा है? जवाब है सेस्मोग्राफ। ज़लज़लों की पैमाइश के लिए सेस्मोग्राफ इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 8, क़ानून हक़ अतफ़ाल बराए मुफ्त व लाज़मी तालीम के क़ानून को हिंदुस्तान में कब नाफिज किया गया? जवाब है 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को क़ानून हक़ अतफ़ाल बराए मुफ्त व लाज़मी तालीम नाफिज किया गया। सवाल नंबर 9, हिंदुस्तान का कौमी निशान क्या है?
जवाब 4 बबर। सवाल नंबर 10, NCTE का ताल्लुक़ इससे है। जवाब है मौलिम की तालीम। NCTE का ताल्लुक़ मौलिम की तालीम से है। दादा फाल्के अवार्ड को हुकूमत हिंद ने किस सन शुरू किया? दादा साहब फाल्के अवार्ड जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए दिया जाता है वो हुकूमत हिंद ने कब से शुरू किया? ये शुरू किया गया है 1969 से 1969 में। अब एक सवाल और बनता है कि ये अवार्ड, पहला अवार्ड किसको दिया गया? पहला अवार्ड ये दिया गया देविका रानी को, ये आप याद रख लें। अब चूंकि 2020 में ये इम्तिहानात हो रहे हैं, हो सकता है कि 2018 के बारे में पूछ ले कि 2018 में दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया, तो वो अवार्ड दिया गया अमिताभ बच्चन को। 2018 के बाद ताहाल आज की तारीख तक कोई अवार्ड नहीं दिया गया। आखिरी अवार्ड जो दिया गया है वो जो 2018 में दिया गया वो अमिताभ बच्चन को दिया गया। आइए अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया। ये भी 2017 में फिर से दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में पूछा गया। सवाल इस तरह से है कि 2015 का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया? 2015 में दादा साहब फाल्के अवार्ड ये दिया गया है मनोज कुमार को। मनोज कुमार को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2015 में दिया गया। अब 2015 का नहीं पूछेगा, 2018 का पूछेगा, जो कि आखिरी दादा साहब फाल्के अवार्ड है, वो अमिताभ बच्चन के बारे में। इसके बाद 2018 में एक और सवाल पूछा गया था कि 2017 का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया? 2017 का दादा साहब फाल्के अवार्ड ये दिया गया था विनोद खन्ना को, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में विनोद खन्ना नहीं है। 2018 का अलबत्ता अमिताभ बच्चन को दिया गया है। अगला सवाल है अवार्ड्स के ताल्लुक से, वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में। सवाल इस तरह से है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2017 में हॉकी में किसको मिला? हॉकी में किसको मिला? अब ये हॉकी स्पेशलाइज इसलिए किया गया कि 2017 में 2 अफराद को अवार्ड दिया गया। एक हैं देवेंद्र झाझरिया जिनको पैरालंपिक के लिए अवार्ड दिया गया, और एक को दिया गया हॉकी के लिए। और हॉकी के लिए जो अवार्ड दिया गया वो है सरदारा सिंह को 2017 में हॉकी के लिए अवार्ड दिया गया। अब सवाल पूछा जाएगा 2019 के ताल्लुक से। 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया? 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2 अफराद को दिया गया। एक है दीपक मलिक जो पैरालंपिक के लिए उनको दिया गया, और दूसरे हैं बजरंग पूनिया को फ्री स्टाइल रेसलिंग के लिए दिया गया। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखने के लिए। अवार्ड के ताल्लुक से 2017 में ही सवाल पूछा गया, राजीव गांधी खेल अवार्ड 2016 जेल में से किसको दिया गया? राजीव गांधी खेल अवार्ड 2016 को जो दिया गया था वो पीवी सिंधु को दिया गया था। पीवी सिंधु के अलावा और 4 अफराद को भी दिया गया था। अब वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि 2019 में 2 लोगों को अवार्ड दिया गया है। एक है दीपक मलिक पैरालंपिक के लिए, और दूसरे हैं बजरंग पूनिया फ्री स्टाइल रेसलिंग के लिए। ये 2 नाम आपको याद रखना ज़रूरी है। और ये बात वाज़ेह हो गई कि दादा साहब फाल्के अवार्ड और राजीव गांधी खेल अवार्ड बार बार रिपीट किया गया है। अगला सवाल पूछा गया है, पहले गैर हिंदुस्तानी जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया। भारत रत्न अवार्ड जो दिया गया है पहले गैर हिंदुस्तानी, वो हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सरहदी गांधी भी कहा जाता है। अब सवाल इस साल ये पूछा जा सकता है कि 2019 में भारत रत्न अवार्ड किसको दिया गया? 2019 में भारत रत्न अवार्ड 3 लोगों को दिया गया। एक हैं प्रणब मुखर्जी, दूसरे हैं भूपेन हजारिका, तीसरे हैं नानाजी देशमुख। ये तीनों में से कोई एक सवाल आ सकता है कि 2019 में भारत रत्न अवार्ड किसको दिया गया? 3 अफराद हैं, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। एक और सवाल, रंगास्वामी कप किस खेल के लिए दिया जाता है? रंगास्वामी कप ये दिया जाता है हॉकी के लिए। अब कप से मुताल्लिक़ जितनी भी कप हैं वो तमाम कप
किस खेल से मुताल्लिक़ हैं, उनकी एक लिस्ट अगर आप याद कर लें तो बड़ी आसानी होगी। अवार्ड्स के सवालात मानू के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में अक्सर पूछे जाते हैं, उन पर आप एक तरतीब देकर अगर आप याद कर लें तो बड़ी आसानी से जनरल नॉलेज में ज़्यादा नंबर आप हासिल कर सकते हैं। अवार्ड्स के बाद सबसे ज़्यादा सवालात तसानीफ़ के बारे में पूछे जाते हैं। 2012 में एक सवाल आया है, 2016 में 2 सवाल पूछे गए हैं तसानीफ़ के बारे में, 2017 में 2 सवाल पूछे गए हैं तसानीफ़ के बारे में, और 2018 में 1 सवाल पूछा गया है तसानीफ़ के बारे में। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का ये एक ख़ास हिस्सा रहा है तसानीफ़ के ताल्लुक़ से सवालात का। आइए देखते हैं कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में किस तरह के सवालात पूछे गए हैं। 2016 में जो सवाल पूछा गया है वो इस तरह से है, झेल में से कौन सी तसनीफ़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। ये सवाल 2016 का है और सही जवाब है गुब्बार ख़ातिर। गुब्बार ख़ातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तसनीफ़ है। 2018 में फिर सवाल रिपीट हुआ है। सवाल इस तरह से है, झेल में से कौन सी तसनीफ़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। ये गुब्बार ख़ातिर जो किताब है वो किताब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। 2016 में जो सवाल पूछा गया है किताब के बारे में, किताब विंग्स ऑफ फायर, किताब विंग्स ऑफ फायर के मुसन्निफ़ कौन हैं। किताब विंग्स ऑफ फायर के मुसन्निफ़ हैं APJ अबुल कलाम। सही ऑप्शन है ए, APJ अबुल कलाम। ये 2016 में पूछा गया है। 2017 में जो 2 सवाल पूछे गए हैं, पहला सवाल है किताब शाहनामा के मुसन्निफ़ कौन है। किताब शाहनामा के मुसन्निफ़ हैं फिरदौसी। और दूसरा सवाल पूछा गया है, झेल में से कौन सी तसनीफ़ सर सैयद अहमद ख़ान की है। झेल में से असबाब बगावत हिंद, ऑप्शन ए जो है वो सवाल सर सैयद अहमद ख़ान की है। 2016 में तसानीफ़ के बारे में 2 सवाल पूछे गए हैं। इसी तरह से 2012 में जो सवाल पूछा गया है, सवाल इस तरह से है, किताब ए पैसेज टू इंडिया के मुसन्निफ़ कौन है। ए पैसेज टू इंडिया के मुसन्निफ़ हैं EM फोस्टर। EM फोस्टर ने ए पैसेज टू इंडिया किताब लिखी है। इसके बाद जो सवाल पूछे गए हैं मुसलसिल, वो कौमी निशानियों के ताल्लुक़ से हैं। 2016 में सवाल पूछा गया है कौमी खेल के बारे में, 2017 में पूछा गया है कौमी परिंदे के बारे में, 2018 में पूछा गया कौमी जानवर के बारे में। इस तरह से अब 2019-20 हो सकता है कि और कौमी निशानियों के ताल्लुक़ से सवालात पूछे जाएं। इसलिए ज़रूरी है कि कौमी निशानियों के ताल्लुक़ से जितने सवालात बन सकते हैं उन तमाम सवालात को लिख कर उनको याद कर लें, बड़ी आसानी होगी और इम्तिहान में आप ज़्यादा नंबर हासिल कर सकेंगे। आइए देखते हैं सवाल किस नौइयत का पूछा गया। 2016 में सवाल पूछा गया था, भारत का कौमी खेल कौन सा है। भारत का कौमी खेल कौन सा है। आप कमेंट में लिखकर बताइए कि भारत का कौमी खेल कौन सा है। 2017 में पूछा गया कि हिंदुस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है। हिंदुस्तान का कौमी परिंदा मोर है। और 2018 में पूछा गया हिंदुस्तान का कौमी जानवर कौन सा है। और 2018 का जो कौमी 2018 में जो सवाल पूछा गया कि हिंदुस्तान का कौमी जानवर कौन सा है, तो ये है बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर जो है हिंदुस्तान का कौमी जानवर है। इस तरह से कौमी निशानियों के ताल्लुक़ से आप अबूर हासिल कर लें, 1 नंबर आपको ज़रूर मिल जाएगा। नेक्स्ट बात आती है टॉपिक नंबर 4, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बारे में हर साल सवाल पूछा गया है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बारे में आप कुछ बुनियादी मालूमात हासिल कर लें, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। ये सवाल 2016 में, 17 में, 18 में हर साल 1-1 सवाल मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बारे में लाजमन पूछा गया है। आइए देखते हैं सवाल किस तरह से है। 2016 में जो सवाल पूछा गया था वो सवाल इस तरह से था, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम कब अमल में आया। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम ये अमल में आया है 1998 में, 1998। ये सवाल फिर रिपीट हुआ है 2017 में। सवाल इस तरह से है, मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम किस साल हुआ। तो मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम हुआ 1998 में। ये सवाल रिपीट हुआ है।
इसके बाद 2018 में जो सवाल पूछा गया है वो सवाल, ये भी बेसिक सा सवाल है कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर कौन थे। पहले वाइस चांसलर प्रोफेसर शमीम जयराजपुरी थे। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर प्रोफेसर शमीम जयराजपुरी थे। टॉपिक नंबर 5 है बीमारियाँ। बीमारियों के ताल्लुक़ से एक सवाल अक्सर पूछा जाता है। ये न सिर्फ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बल्कि आप कौन सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिखें, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के अलावा कौन सा भी आप मुसाबिक़ाती इम्तिहान लिखें, बीमारियों के ताल्लुक़ से एक सवाल अक्सर पूछा जाता है। ये मौलाना आज़ाद के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के पर्चे में भी ये सवालात पूछे गए हैं। आइए देखते हैं किस तरह के सवालात हैं। 2017 में जो सवाल पूछा गया है, सवाल इस तरह से है, झेल में से बीमारियों का वो ग्रुप चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। अब ये 4 ऑप्शन हैं A, B, C, D। इसमें से आपको वो ग्रुप सेलेक्ट करना है जो बीमारियों के जो मच्छरों के ज़रिए से फैलने वाली बीमारियां हैं। इसमें देखिए, जब कभी आप सवाल का जवाब में कंफ्यूज होते हैं तो ऑप्शंस पे गौर करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे हैज़ा है, हैज़ा मच्छर से नहीं फैलता, तो ये हैज़ा भी मच्छर से नहीं फैलता, तो ये 2 आंसर ऑटोमेटिक रॉन्ग हो गए, B और C। बुखार भी मच्छर से नहीं आती, तो ये ऑप्शन D भी गलत हो गया। अब ऑटोमेटिक ऑप्शन A सही हो जाएगा, जिसमें डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ये वो ग्रुप है जो मच्छरों से फैलता है। उसके बाद दूसरा सवाल है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी से, ये कॉमन क्वेश्चन है, रितौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होती है, जिसको शबकोरी भी कहा जाता है या नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। ये विटामिन ए की कमी से होती है। इम्पॉर्टेंट जो बीमारियां होती हैं, बीमारियां जो विटामिन की कमी से होती हैं, वो है रैकेट्स जो विटामिन डी की कमी से होती है, इसको भी याद कर लें। और स्कैर्वी जो होती है विटामिन सी की कमी से होती है। अगला सवाल देखते हैं, 2018 में जो पूछा गया कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है वो स्कैर्वी होती है। और 2018 में जो सवाल पूछा गया, मुतासिरा कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है वो है रैबिस। ताउन तो चूहों से होती है, मुतासिरा कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है उसका नाम है रैबिस। इस तरह से आप विटामिन्स की कमी और अहम बीमारियों के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात इकट्ठा कर लेंगे तो 1 या 2 नंबर आपके लाजिमन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है रियासत। टॉपिक नंबर 6 जो अक्सर पूछा जाता है, रियासत और सदर मुकाम। हालांकि ये एक आम बुनियादी टॉपिक है जिस पर हम गौर नहीं करते, लेकिन हुआ ऐसा है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 साल रियासत और सदर मुकाम के ताल्लुक़ से पूछा है। देखिए सवाल किस तरह से हैं। 2017 में ये सवाल पूछा गया, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अगला सवाल है, आसाम की राजधानी कौन सी है। आसाम का सदर मुकाम कौन सा है। यह है दिसपुर। इस तरह से रियासत और सदर मुकाम पूछा गया है 17 और 18 में। यहाँ पर एक बात गौर करने की है, वो ये है कि ये दोनों रियासतें जो हैं ये शुमाल मशरिक़ी रियासतें हैं, जिसको 7 सिस्टर रियासत भी कहा जाता है। इनका सदर मुकाम पूछा जाता है। अक्सर ऐसे ही होता है, ये जो शुमाल मशरिक़ी रियासतें हैं, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, इन रियासतों के सदर मुकाम को फिर से एक बार रिवाइज़ कर लें आप। टॉपिक नंबर 8 है फुल फॉर्म। फुल फॉर्म के ताल्लुक़ से एक सवाल लाजिमन हर साल पूछा जा रहा है। देखते हैं किस तरह के सवालात हैं। 2016 में जो सवाल पूछा गया था, NCERT का फुल फॉर्म क्या है। NCERT का पूरा नाम क्या है। अब यहाँ पर भी अगर आप ऑप्शन पे गौर करेंगे, कभी भी आम तौर पर ये होता है कि जब N से शुरू होता है तो उसका एब्रीवेशन जो होता है वो न्यू अक्सर नहीं दिया जाता, न्यू को एब्रीवेशन में नहीं लिया जाता। तो बचते हैं आपके 2, ये एक नेशनल है
ये एक नेशनल है और ये एक नेशनल है, बी और सी। इन दोनों में एनसीईआरटी का जो फुल फॉर्म है, ज़रा सा आप गौर करेंगे तो अंदाज़ा होगा। ये देखिए NCERT, यहाँ पर मुकम्मल कवर हो रहा है। यहाँ पर देखिए NCT, ई गायब है, फिर यहाँ पर ई आ रहा है, यहाँ पर टी गायब है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसी तरह से 2017 में सवाल पूछा गया है, NCTE का फुल फॉर्म क्या है, NCTE का पूरा नाम क्या है। अगर आप उसी रूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो यहाँ से भी आप न्यू निकाल दीजिए, यहाँ से भी आप न्यू निकाल दीजिए, तो बी और सी ऑप्शन ऑटोमेटिक चले जाएंगे। बचते हैं ए और डी। ए और डी में ज़रा गौर कीजिए आप, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये सही जवाब है। और 2018 में जो पूछा गया है कि OIC का फुल फॉर्म क्या है। OIC का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। इस तरह से आप अगर आप एजुकेशन से मुताल्लिक़, तालीम से मुताल्लिक़ कुछ एब्रीवेशंस को, कुछ फुल फॉर्म्स को अगर आप याद कर लेते हैं एक लिस्ट बनाकर, तो एक नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। टॉपिक नंबर 9 है तबाई जोग्राफिया। तबाई जोग्राफिया के ताल्लुक़ से अक्सर 1 या 2 सवालात पूछे जाते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा जमात शशुम की, अगर समाजी इल्म की किताब है किसी के पास, ख़ासकर महाराष्ट्र की, तो उसका जो तबाई जोग्राफिया है, ये सवालात के जवाबात आपको उस किताब में मिल जाएंगे। आप उसको एक बार देख लें, या नहीं तो अपने अपनी रियासत के जो तबाई जोग्राफिया की जो किताबें हैं जमात शशुम में, उसको भी अगर आप देख लें तो आपको 1 से 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। आइए देखते हैं सवालात किस तरह से हैं। 2017 में जो सवाल पूछा गया कि झेल में से कौन सा सैयारा सूरज के सबसे नज़दीक है, ये निज़ाम शमसी का सवाल है, निज़ाम शमसी का। तो झेल में से कौन सा सैयारा सूरज से सबसे नज़दीक है, ये अगर आप निज़ाम शमसी के सैयारों की लिस्ट याद कर लें तो आसानी से आपको मिल जाएगा। अतारू, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मिश्तरी, ज़ुहल, यूरानस, नेपच्यून। तो सबसे पहला नाम आता है अतारू, ये सूरज के सबसे करीब सैयारा है। उसके बाद इसी नौइयत का एक सवाल पूछा गया 2018 में, झेल में से कौन सा सैयारा सूरज से तीसरे नंबर पर है। अतारू, ज़ोहरा, ज़मीन तीसरा नंबर है, तो ये तीसरा नंबर सूरज से करीब तरीन सैयारा है। तो इसके लिए आपको लाजिमन है कि निज़ाम शमसी के सैयारों को आप याद कर लें। अतारू, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मिश्तरी, ज़ुहल, यूरानस, नेपच्यून। प्लाटो था, अब वो निज़ाम शमसी से उसको बाहर कर दिया गया है। आइए 2018 में जो सवाल पूछे गए हैं ये ज़मीन की गर्दिश के ताल्लुक़ से हैं। पहला सवाल है, ज़मीन जब अपने महवर पर घूमती है तो क्या बनते हैं, तो ऑप्शन बी, दिन और रात बनते हैं, ये सही है। ज़मीन अपने महवर पर जब घूमती है तो दिन और रात बनते हैं, जब अपने मदार पर घूमती है तो मौसम बदलते हैं। तो यहाँ सवाल महवर के ताल्लुक़ से है, तो महवर पर जब ज़मीन घूमती है तो दिन और रात बनते हैं। दूसरा सवाल है, ज़मीन की कितनी गर्दिशें होती हैं। ज़मीन की 2 गर्दिशें होती हैं, एक महवरी गर्दिश होती है, दूसरी मदारी गर्दिश होती है। आइए अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 3 अहम शख्सियत। ये टॉपिक नंबर 10 है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में ये 3 ऐसी शख्सियत हैं जिनके ताल्लुक़ से हर साल सवालात पूछे जा रहे हैं। 2018 में ये 3 शख्सियत में से 3 सवालात पूछे गए हैं, 2017 में 3 सवालात पूछे गए हैं, 2016 में 3 सवालात पूछे गए हैं। कभी किसी एक के ताल्लुक़ से 2 सवाल पूछे गए हैं, कभी तीनों के ताल्लुक़ से अलग अलग सवाल पूछे गए हैं। बहरहाल मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट के इम्तिहान में, तमाम ही इम्तिहानात में ये 3 शख्सियतें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके ताल्लुक़ से बुनियादी मालूमात आप हासिल कर लें, 2 या 3 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। आइए देखते हैं सवालात किस नौइयत के हैं। 2018 का सवाल देखेंगे हम कि सवाल इस तरह से है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश किस शहर में हुई। ये बुनियादी सवाल है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश मक्का शरीफ में हुई। उसके बाद 2018 में ही और एक सवाल, ये 3 शख्सियतों में से एक है कि झेल में से कौन सी तसनीफ़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। गुब्बार खातिर किताब जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है, 2018 में पूछा गया।
फिर 2018 में एक और सवाल ये 3 शख्सियतों के में से पूछा गया कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को कायम करने वाले रहनुमा कौन हैं? ये सर सैयद अहमद ख़ान हैं। इस तरह से 2018 में इन 3 शख्सियतों के 3 सवाल मुकम्मिल हो गए। आइए 2017 देखते हैं। 2017 में सवाल पूछा गया, सर सैयद अहमद ख़ान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब कायम किया? सर सैयद अहमद ख़ान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ये कायम किया इन्होंने 1875 में। एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल 2017 में पूछा गया, हिंदुस्तान में किस को मिसाइल मैन के नाम से याद किया जाता है? APJ अबुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से याद किया जाता है। 2 सवाल हो गए 2017 में। तीसरा सवाल है, जेल में से कौन सी तसनीफ़ सर सैयद अहमद ख़ान की है? असबाब बगावत हिंद ये तसनीफ़ सर सैयद अहमद ख़ान की है। इस तरह से 2017 में भी 3 सवाल हो गए इन 3 शख्सियतों के बारे में। 2016 में देखते हैं। पहला सवाल है, किताब विंग्स ऑफ फायर के मुसन्निफ़ कौन है? किताब विंग्स ऑफ फायर के मुसन्निफ़ हैं APJ अबुल कलाम। दूसरा सवाल है, जेल में से कौन सी तसनीफ़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है? ये सवाल रिपीट हुआ है। गुब्बार खातिर जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। 2 सवाल हो गए इन 3 शख्सियतों के बारे में। और तीसरा सवाल है, सर सैयद के जारी करदा उस रिसाले का नाम बताइए जो अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शाये होता है। ये है तहज़ीबुल अखलाक़। तहज़ीबुल अखलाक़ को ये सर सैयद अहमद ख़ान ने 24 दिसंबर 1870 में शुरू किया था। मुख्तलिफ़ वजूहात की बना पर यह 3 दफ़ा बंद हो चुका है। अब चौथा इसका जो दौर चल रहा है 1960 से ये पाबंदी से शाये हो रहा है। सबसे पहला सवाल है, 1877 में क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच किन 2 ममालिक के दरमियान खेला गया था? बहुत ही आसान सवाल है और जो क्रिकेट से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड से हुई है और यहाँ पर इंग्लैंड ऑप्शन सिर्फ A में है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। और ये बिल्कुल सही जवाब है कि क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में हुआ और ये मैच मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। सवाल नंबर 2, पहला शाह फैसल अवार्ड किस शख्सियत को दिया गया? पहला शाह फैसल अवार्ड ये अवार्ड दिया गया था मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी को, पहला अवार्ड, और वो 1979 में दिया गया। और मौलाना सैयद अबुल हसन नदवी साहब को ये अवार्ड 1980 में दिया गया और अल्लामा यूसुफ़ुल क़रज़ावी साहब को ये अवार्ड दिया गया 1994 में। और इंडिया से सिर्फ 2 लोगों को अब तक शाह फैसल अवार्ड दिया गया है। एक है मौलाना सैयद अबुल हसन नदवी साहब और एक हैं जाकिर नायक। अगला सवाल है, कौटिल्य यानी चाणक्य की तसनीफ़ का नाम क्या है? ये भी बिल्कुल बुनियादी सवाल है। और कौटिल्य की जो मशहूर किताब है वो है अर्थशास्त्र। ये किताब संस्कृत ज़बान में लिखी गई जो कि माशी पॉलिसियों और दिफाई हिकमत अमली पर बहुत अहम मानी जाती है। अगला सवाल है, अंडमान व निकोबार की राजधानी क्या है? ये भी बेसिक सवाल है। अगर आप भारत की तमाम रियासतों के सदर मुकाम को याद कर लेंगे तो ये 1 नंबर तो आपको पक्का हो जाएगा। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल है, हिंदुस्तान के पहले नायब वज़ीर-ए-आज़म कौन थे? अब तक जुमला हिंदुस्तान के 7 नायब वज़ीर-ए-आज़म गुज़रे हैं और आखिरी 7वें जो नायब वज़ीर-ए-आज़म थे वो थे लाल कृष्ण आडवाणी साहब। और ऑप्शन यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में से सिर्फ बाबू जगजीवन राम साहब ही एक नायब वज़ीर-ए-आज़म थे, लेकिन वो चौथे थे। पहले जो नायब वज़ीर-ए-आज़म थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी ये चारों ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही है कि इनमें से कौन सा जवाब भी सही नहीं है। हिंदुस्तान के पहले नायब वज़ीर-ए-आज़म कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और यहाँ पर उनका नाम नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं सही है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के
किस इजलास में भारत छोड़ो तहरीक का आगाज़ किया था? ये इजलास था मुंबई का। मुंबई के इजलास में ये भारत छोड़ो तहरीक का आगाज़ हुआ। और भारत छोड़ो तहरीक के ताल्लुक़ से एक और सवाल बहुत अहम है कि ये नारा किसने दिया था? और ये नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो तहरीक का नारा दिया था। अगला सवाल है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को किस साल में भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 1992 में भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। अगला सवाल है, दो हाथ नामी तसनीफ़ की मुसन्निफ़ा कौन है? दो हाथ मशहूर किताब है, नावल है, उसकी मुसन्निफ़ा हैं अस्मत चगताई। इस्मत चगताई या अस्मत चगताई, जो भी पढ़ें आप, ये ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल है, मज़हब इंसानियत यानी रिलीजियन ऑफ ह्यूमैनिटी का बानी फाउंडर कौन है? इसका फाउंडर है ऑगस्ट कोम्टे। ऑगस्ट कोम्टे ने रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी यानी मज़हब इंसानियत को क़ायम किया था। अगला सवाल, रॉबर्ट ई कहन को किस चीज़ का मौजूद तस्लीम किया जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन बहुत मशहूर हैं। एक है रेडियो, जिसको मार्कोनी ने ईजाद किया। दूसरा है टेलीविज़न, जिसको जॉन लॉगी बेड ने ईजाद किया। तीसरा है कंप्यूटर को चार्ल्स बाबेज ने ईजाद किया। और ऑप्शन बच जाता है आखिरी इंटरनेट का मौजूद रॉबर्ट को तस्लीम किया जाता है। तो सही ऑप्शन है डी। अगला सवाल है, किसका ताल्लुक़ हैवानात की जमात पिस्तानिया यानी ममल से है? ये बहुत आसान सवाल है, ये है व्हेल मछली। अगला सवाल है, आज़ाद मुल्क की हैसियत से बांग्लादेश का वजूद कब अमल में आया? बांग्लादेश कायम हुआ है 1971 में। ऑप्शन सी सही है, 1971। अगला सवाल है, सऊदी अरब के मौजूदा शाह का नाम क्या है? सऊदी अरब के मौजूदा शाह का नाम क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शाह फहद, शाह खालिद, शाह अब्दुल्ला, शाह सलमान। इसको तरतीब से ज़रा याद करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले शाह खालिद हैं, उसके बाद शाह फहद हैं, शाह अब्दुल्ला हैं, और जिस वक्त ये पेपर बना था उस वक्त के जो किंग थे, सऊदी अरब के जो बादशाह थे, वो थे शाह सलमान। ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल है, इंसान को ज़िंदगी में मुश्किलात की ज़रूरत होती है क्योंकि ये कामयाबी से लुत्फ़अंदोज़ी के लिए ज़रूरी है। ये किसका ख़ौल है? ये ख़ौल मशहूर ख़ौल APJ अब्दुल कलाम का है। ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल है, साल 2015 का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया? साल 2015 का दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था मनोज कुमार को। लेकिन अब पेपर 2019 में तैयार हो रहा है, और आखिरी जो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था 2017 का, वो विनोद खन्ना को दिया गया था। इसी तरह से दादा साहब फाल्के अवार्ड का पहला अवार्ड भी याद रखना ज़रूरी है। पहला अवार्ड दिया गया था देविका रानी को 1969 में, और ये फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहब फाल्के की याद में दिया जाता है, जिन्होंने राजा हरिश्चंद्र फिल्म 1913 में बनाई थी। अगला सवाल है, आलमी यौम साइंस यानी वर्ल्ड साइंस डे का इनेकाद कब किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ए और बी कंफ्यूज करते हैं, और सही जवाब है 10 नवंबर। 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे मनाया जाता है, और सही जवाब है 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे मनाया जाता है। अगला सवाल है, ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है, हुकूमत हिंद ने किस साल से 11 नवंबर को कौमी यौम तालीम के दिन के तौर पर मनाने का आगाज़ किया है? ये नेशनल एजुकेशन डे यानी कौमी यौम तालीम की शुरुआत हुई है 2008 से,
ऑप्शन ए सही है। 2008 से 11 नवंबर को कौमी यौम तालीम के दिन के तौर पर मनाया जाता है। अगला सवाल है, ईरान की करेंसी कौन सी है? ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल। अगला सवाल है, नेमेटोलॉजी किस मजमून की शाख है? नेमेटोलॉजी ये शाख है, ये ज़ूलॉजी की। अगला सवाल है, नज़म वंदे मातरम का शायर कौन है? नज़म वंदे मातरम का शायर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला सवाल, सवाल नंबर 51, 2016 में IAS टॉपर कौन है? 2016 के IAS टॉपर हैं टीना दाबी। ऑप्शन बी सही है, टीना दाबी। और चलिए अगला सवाल है, किस शायर को खुदाए सुखन कहा जाता है? खुदाए सुखन कहा जाता है मीर तकी मीर को। ऑप्शन सी मीर तकी मीर सही है, मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। अगला सवाल है, हिंदुस्तान के मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना का नाम क्या है? हिंदुस्तान के मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना हैं अरुण जेटली। जब से एनडीए हुकूमत बनी है अरुण जेटली ही वज़ीर ख़ज़ाना हैं, यानी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। लेकिन 2019 का जो अबूरी बजट पेश किया वो पीयूष गोयल ने पेश किया। अरुण जेटली साहब क्योंकि बीमार हैं, इसलिए इस दफ़ा अबूरी बजट को पीयूष गोयल ने पेश किया। अगला सवाल है, लफ्ज़ ज्योमेट्री में जियो का मतलब क्या है? ज्योमेट्री लफ्ज़ यूनानी लफ्ज़ है, ये दो हिस्सों से बना है। एक है जियो, दूसरा है मेट्रॉन। जियो के माने ज़मीन है और मेट्रॉन के माने पैमाइश है। तो इसमें जियो का मतलब है ज़मीन। ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल है, उत्तराखंड में इस वक्त किस जमात की हुकूमत कायम है? ये पेपर जिस वक्त बना था 2016 में, उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी। लेकिन अब बीजेपी की हुकूमत, यानी 2019 में बीजेपी की हुकूमत उत्तराखंड में है। जब से उत्तराखंड बना है, जस्टिस राजेंद्र सच्चर, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है, किस हाई कोर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं? ये सवाल करंट अफेयर्स का है। ये इम्तिहान मुनक़िद हुआ है मई 2018 में और जस्टिस राजेंद्र सच्चर का इंतकाल हुआ है 20 अप्रैल 2018, यानी सिर्फ एक महीना पहले का करंट अफेयर्स इसमें पूछा गया है। हो सकता है कि इस दफ़ा भी एक महीना पहले तक के करंट अफेयर्स इस सवाल में, इस इम्तिहान में पूछें। आइए जवाब की तरफ जाते हैं। जस्टिस राजेंद्र सच्चर का हाल ही में जो इंतकाल हुआ है वो दिल्ली हाई कोर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट से। इसके अलावा कुछ और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आपको नाम याद रखने ज़रूरी हैं। सबसे पहला है तेलंगाना हाई कोर्ट। तेलंगाना हाई कोर्ट में चूँकि नई हाई कोर्ट बनी है, इसलिए तेलंगाना हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस बने हैं राधा कृष्णन। इसके अलावा अभी जो दिल्ली की हाई कोर्ट है, उसके जो नए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं वो हैं राजेंद्र मेनन। इसके अलावा कोलकाता के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं विश्वनाथ सोमादर। उसके अलावा मुंबई के जो चीफ जस्टिस हैं मुंबई हाई कोर्ट के, वो हैं नरेश हरिश्चंद्रा पाटिल। और मद्रास हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं विजया तहिल रमानी। इसके अलावा एक और अहम सवाल बच जाता है, वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? कमेंट बॉक्स में आप लिखकर ज़रूर बताएं। और यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता दूं कि मई 2018 के क्वेश्चन पेपर में 2 सवाल हाई कोर्ट से मुताल्लिक़ हैं और दोनों के दोनों करंट अफेयर्स से मुताल्लिक़ हैं। जो पहला सवाल तो ये रहा, दूसरा सवाल आगे आएगा। सवाल नंबर 2, मौजूदा इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नरों की जुमला तादाद क्या है? और सही जवाब है
3। ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला सवाल है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 मेंबरान पर मुश्तमिल होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 मेंबरान पर मुश्तमिल होता है, जिनमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। और मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन हैं सुनील अरोरा। अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली खातून कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली खातून कौन है? ये जवाब है जुंको ताबे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली खातून है। अब आपको ये बताना है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय खातून कौन है? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और साथ ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन है? ये 2 सवालात के जवाब भी आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स पूरे पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि उन तमाम कमेंट्स के जवाब भी दूं। आइए अगला सवाल है, दर्जे झेल कौन सा मुल्क ओपेक का रुकन नहीं है? सही जवाब है मलेशिया। ओपेक दरअसल पेट्रोलियम की बरामद करने वाले ममालिक का एक ग्रुप है, जिसका सदर मुकाम वियना ऑस्ट्रिया है और जिसमें मलेशिया शामिल नहीं है। अगला सवाल है, आईनी दफ़ा 370 का इस रियासत पर इतलाक़ होता है? आईनी दफ़ा 370 का इतलाक़ होता है जम्मू कश्मीर पर। ऑप्शन डी सही है। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को खुद मुख्तारी अता करता है। ये आर्टिकल मुसाबिक़ाती इम्तहानात के लिए बहुत अहम है। इस आर्टिकल के रोज़ से जम्मू कश्मीर वालों को दोहरी शहरियत हासिल है और जम्मू कश्मीर की असम्बली की मियाद 6 साल होती है। और इसी आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट का आर्डर यहाँ बेमाने रहता है और सिर्फ कश्मीरी ही यहाँ ज़मीन ख़रीद सकते हैं। ये तमाम के तमाम बातें आईनी दफ़ा 370 में आती हैं। अगला सवाल है, IMF 2018 के वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक के मुताबिक आलमी मैशियत में हिंदुस्तान का मुकाम क्या है? ये सवाल भी करंट अफेयर का है और ये रिपोर्ट जो IMF 2018 की रिपोर्ट है, ये अप्रैल में शाये की गई और इम्तिहान हो रहा है मई में, यानी सिर्फ 1 महीना पहले तक के करंट अफेयर्स भी इम्तिहानात में आ सकते हैं। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और करंट अफेयर्स से मुताल्लिक़ हम अपडेट करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी भी महीने की कोई भी सवाल ना छूटे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब कभी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले इत्तला आपको मिले। आइए सवाल की तरफ। IMF 2018 के आउटलुक वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक के मुताबिक आलमी मैशियत में हिंदुस्तान का मुकाम है 6ठा, यानी 6th मुकाम है और IMF का सदर मुकाम है वाशिंगटन। IMF के ताल्लुक़ से एक अहम शख्सियत को आपको याद रखना ज़रूरी है, वो है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ को IMF का चीफ इकनॉमिस्ट बनाया गया है। गीता गोपीनाथ को IMF का चीफ इकनॉमिस्ट बनाया गया है। अगला सवाल है, इस मुल्क को आधी रात के सूरज की ज़मीन यानी लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। ये बेसिक सवाल है और इसका सही जवाब है नॉर्वे। अगला सवाल है, आलमी साल बराए ख़वातीन कब मनाया गया? आलमी साल बराए ख़वातीन इंटरनेशनल वुमेंस ईयर ये मनाया गया 1975 में और 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। ये भी याद रख लें कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इंटरनेशनल वुमेंस ईयर मनाया गया 1975 में। अगला सवाल है, अक़वाम मुत्तहिदा की सयानती कौंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान का इंतखाब इतनी मुद्दत के लिए होता है? सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनकी मियाद होती है 2 साल। 2 साल के लिए वो सिलेक्ट होते हैं।
अगला सवाल है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 इस शहर में मुनक़िद हुए। ये गेम्स से ताल्लुक़ इसमें 2 सवाल अहम पूछे गए हैं और हो सकता है कि इस इम्तिहान में भी गेम्स के ताल्लुक़ से सवालात पूछें। का बड़ा कॉमन सा सवाल है कि कॉमनवेल्थ गेम 2018 कहाँ मुनक़िद हुए। ये मुनक़िद हुए गोल्ड कोस्ट। ये तमाम के तमाम शहर ऑस्ट्रेलिया के हैं। हो सकता है कि इस दफ़ा एशियन गेम्स के ताल्लुक़ से पूछे, तो आप कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं कि एशियन गेम्स 2018 कहाँ मुनक़िद हुए। और ये कॉमनवेल्थ गेम्स का भी सवाल करंट अफेयर्स का है, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 4 अप्रैल से 15 अप्रैल 2018 तक चले हैं। 4 अप्रैल से 15 अप्रैल तक, और ये इम्तिहान हुआ है मई 2018 में। सिर्फ 1 महीने पहले तक के करंट अफेयर्स इसमें कवर किए गए हैं इस पर्चे में। आप भी कोशिश करें कि मार्च में जो इम्तिहान होने वाला है उससे पहले यानी जनवरी फरवरी के तमाम करंट अफेयर्स आप मालूम कर लें, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, तो हम जनवरी और फरवरी के इंशाल्लाह तमाम करंट अफेयर्स के अपडेट करते रहेंगे, जिसमें कम से कम 5 सवाल तो करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं। अगला सवाल है, मरकज़ बराए साइंस और माहौलियात सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है। ये आम सवाल है। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। आइए आगे बढ़ते हैं। केरला के मौजूदा चीफ जस्टिस कौन है। ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है। अब तो केरला के चीफ जस्टिस बदल गए हैं। जिस वक्त ये सवाल बना था उस वक्त केरला के चीफ जस्टिस थे एंटोनी डोमिनिक, लेकिन अभी जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं ऋषिकेश रॉय। अच्छा, यहाँ एक बात गौर करने की है कि एंटोनी डोमिनिक जो चीफ जस्टिस ऑफ केरला थे वो रिटायर्ड हुए हैं मई 2018 में, और सवाल का पर्चा भी बना है मई 2018 में। अगला सवाल है, मार्च 2018 में राजस्थान में वज़ीर-ए-आज़म ने पोषण अभियान को मुतारुफ़ कराया। पोषण अभियान स्कीम का ताल्लुक़ किससे है। ये सवाल मार्च 2018 का है। ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है। पोषण अभियान का ताल्लुक़ है ग़िज़ा से। अगला सवाल, 2020 ओलंपिक गेम्स कहाँ मुनक़िद होंगे। ये मुनक़िद होंगे टोक्यो में। ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप, ये तमाम के तमाम अहम मुकाबले हैं जिनके इवेंट्स के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल है, हिंदुस्तान की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। हिंदुस्तान की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। ऑप्शन सी सही है, आलम आरा, और ये फिल्म 1931 में रिलीज़ हुई थी। अगला सवाल है, दर्जा झेल शख्सियत ने भारत रत्न और निशान पाकिस्तान दोनों अवार्ड हासिल किए। इन्हें ये कौन सी शख्सियत है जिनको भारत रत्न भी दिया गया और निशान पाकिस्तान भी दिया गया। 2016 बीएड के जो एंट्रेंस टेस्ट था उसमें भी भारत रत्न का एक सवाल आया था, और 2018 में भी एक भारत रत्न का सवाल आ रहा है। इसलिए भारत रत्न से मुताल्लिक़ जितने सवालात हो सकते हैं आप याद कर लीजिए। यहाँ पर भारत रत्न और निशान पाकिस्तान दोनों अवार्ड हासिल करने वाले हैं। ऑप्शन सी मोरारजी देसाई को दोनों अवार्ड दिए गए हैं। अगला सवाल है, दर्जा झेल में से कौन सी नोबल गैस फ़िज़ा में नहीं पाई जाती। कौन सी गैस फ़िज़ा में नहीं पाई जाती। नोबल गैस के ताल्लुक़ से अक्सर सवालात इम्तिहानात में पूछे जाते हैं। नोबल गैस की में जो 6 मशहूर गैस हैं वो हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान और रेडॉन। और यहाँ पर जो ऑप्शन है रेडॉन गैस फ़िज़ा में नहीं पाई जाती। ऑप्शन सी सही है। रेडॉन गैस को रेडियम को रेडियो एक्टिव डिके के ज़रिए डिज़ोल्व करके हासिल किया जाता है। तो ऑप्शन सी रेडॉन फ़िज़ा में नहीं पाई जाती। अगला सवाल है, 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान की जुमला आबादी कितनी है। ये बड़ा बेसिक सा सवाल है
और सही जवाब है ऑप्शन ए 121 करोड़। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान की जुमला आबादी है 121 करोड़। अगला सवाल है 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा आबादी वाली रियासत कौन सी है? ये भी कॉमन सवाल है। सबसे ज़्यादा आबादी वाली रियासत है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे आती है महाराष्ट्र, नंबर 3 पे आती है बिहार, नंबर 4 पे आती है बंगाल। ये सीक्वेंस भी याद रख लें, कभी सीक्वेंस को तरतीब से मिलाने के लिए भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश नंबर 1, महाराष्ट्र नंबर 2, बिहार नंबर 3, बंगाल नंबर 4, मगरबी बंगाल। अगला सवाल है पार्लियामेंट में 0 घंटा 0 आवर की आला तरीन वक्फे की हद क्या हो सकती है? ये लिमिट होती है 30 मिनट। अगला सवाल है सार्क का मुस्तकिल हेडक्वार्टर कहाँ वाक़ है? सार्क का मुस्तकिल हेडक्वार्टर है काठमांडू, ऑप्शन सी काठमांडू। सबसे कम आबादी वाला मुल्क कौन सा है? सबसे कम आबादी वाला मुल्क कौन सा है? इस सवाल के ऑप्शंस में ही जवाब छुपा हुआ है। देखिए, पहला है ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ये कोई मुल्क नहीं है तो ये गलत हो गया। उसके बाद है चीन, ये सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, ये भी गलत हो गया। और सऊदी अरब जो है कोई छोटा मुल्क नहीं है बल्कि बड़ा मुल्क है। तो अब बचता है बी वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी सबसे कम आबादी वाला मुल्क है। ये जुमला 10 सवालात हैं जो इस साल पूछे गए हैं। इन सवालात को गौर करने से पता चलता है कि तमाम के तमाम सवालात बिल्कुल बेसिक सवालात पूछे गए हैं। कहीं पर भी घुमा फिरा कर या डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, सोयाबीन में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन, ऑप्शन बी सही है। और सोयाबीन मशहूर ही है प्रोटीन्स के लिए। अगला सवाल है हु इज़ कलाम के मुसन्निफ़ कौन है? हु इज़ कलाम के मुसन्निफ़ हैं ऑप्शन ए आर रामानाथन। अगला सवाल है ईरान का कौमी निशान क्या है? इस साल यानी 2017 में बीएड के रेगुलर इम्तिहान में कौमी निशान के ताल्लुक़ से 2 सवाल आए हैं। यहाँ सवाल है ईरान का कौमी निशान क्या है? लिली जो है वो है कौमी निशान कनाडा और इटली का, कनाडा और इटली का। और चंबेली का कोई ख़ास जिक्र नहीं है। अलबत्ता चील जो है ये कौमी निशान है सीरिया का यानी शाम का। और सही जवाब है बी गुलाब। गुलाब कौमी निशान है ईरान का और यूनाइटेड किंगडम का भी कौमी निशान गुलाब ही है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी गुलाब। अगला सवाल है आलमी यौम मादरी ज़बान कब मनाया जाता है? आलमी यौम मादरी ज़बान ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। आलमी यौम मादरी ज़बान 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है रोवर्स कप किस खेल के लिए दिया जाता है? कप्स और ट्रॉफीज़ बेसिक जनरल नॉलेज के लिए बहुत अहम है। जितना याद कर सकते हैं याद कर लें। यहाँ सवाल है रोवर्स कप किस खेल के लिए दिया जाता है? तो रोवर्स कप दिया जाता है फुटबॉल के लिए। फुटबॉल के लिए, फुटबॉल से ही मुताल्लिक़ और कुछ ट्रॉफीज़ हैं जिसको आपको याद रखना ज़रूरी है। एक है आशुतोष ट्रॉफ़ी, बेगम हज़रत महल ट्रॉफ़ी, डूरंड ट्रॉफ़ी और संतोष ट्रॉफ़ी। ये सब के सब फुटबॉल के लिए ही दिए जाते हैं। अगला सवाल है ज़लज़लों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाला आला कौन सा है? इसका जवाब भी ऑप्शंस में छुपा हुआ है। सवाल है ज़लज़लों से मुताल्लिक़ और ऑप्शन है, एक है ऑडियोमीटर, ये आवाज़ से मुताल्लिक़ है।
और ये ऑप्शन गलत हो गया। और ये है मैरिनर्स कंपास, ये बहरिया से मुताल्लिक़ है, मैरिन से मुताल्लिक़ है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बचे हैं हाइग्रोमीटर और सिस्मोग्राफ। हाइग्रोमीटर इस्तेमाल होता है रुतूबत को नापने के लिए, रुतूबत को मालूम करने के लिए। और बचता है बी सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ ऑप्शन बी सही है, ज़लज़लों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाला आला है सेस्मोग्राफ। अगर आप रास डायरेक्ट याद कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से आपको जवाब मालूम हो जाएगा कि सेस्मोग्राफ ही है। लेकिन अगर कभी आपको जवाब ना मालूम हो तो आप ऑप्शंस के ज़रिए से भी मालूम कर सकते हैं। 4 में से अगर आपको 2 ऑप्शन भी अगर मालूम हो गए तो अंदाज़ा लगाने में बड़ी आसानी होती है। अगला सवाल है, क़ानून हक़ अतफ़ाल बराए मुफ्त व लाज़मी तालीम के क़ानून को हिंदुस्तान में कब नाफिज किया गया? क़ानून हक़ अतफ़ाल बराए मुफ्त व लाज़मी तालीम हर एजुकेशन से रिलेटेड इम्तिहान के लिए बहुत अहम है। इसके ताल्लुक़ से जितनी मालूमात हो सकते हैं मालूमात हासिल कर लें। यहाँ पर सवाल है, क़ानून हक़ अतफ़ाल बराए मुफ्त व लाज़मी तालीम के क़ानून को हिंदुस्तान में कब नाफिज किया गया? ये नाफिज किया गया है 1 अप्रैल 2010 से। सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2010। अगला सवाल है, हिंदुस्तान का कौमी निशान क्या है? इसका जवाब भी ऑप्शंस में है। शेर जो है वो हमारा कौमी जानवर है, मोर जो है वो कौमी परिंदा है, तिरंगा तो तिरंगा है, बचा है 4 बबर। ये ऑप्शन सही है, हिंदुस्तान का कौमी निशान ऑप्शन डी 4 बबर है। अगला सवाल है, NCTE का ताल्लुक़ इससे है। इसका ऑप्शन भी सवाल के अंदर है, इसका जवाब भी। इसका जो फुल फॉर्म है NCTE का, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और जिसका सदर मुकाम दिल्ली है। इसको 1995 में क़ायम किया गया। तो ये चूँकि टीचर एजुकेशन के ताल्लुक़ से है तो इसका जवाब सही है मुअल्लिम की तालीम से। ये उर्दू यूनिवर्सिटी से मौलाना आज़ाद के ताल्लुक़ से एक सवाल हर एग्ज़ाम में पूछता है। अब वो सवालात मुख्तलिफ़ नौइयत के होते हैं। कभी सवाल उनकी पैदाइश के ताल्लुक़ से होता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन से साल पैदा हुए, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1888 में पैदा हुए। इनकी किताबें बहुत अहम हैं, 4 किताबों को आप याद रख लें। एक है तस्करा, दूसरी किताब है इंडिया विंस फ्रीडम, तीसरा है गुबार ख़ातिर। गुबार ख़ातिर दरअसल ख़ुतूत का मजमुआ है। चौथा है तर्जुमानुल कुरान। इन 4 किताबों को याद रख लें। उसके अलावा भारत रत्न के ताल्लुक़ से भी सवाल पिछले B.Ed के एग्ज़ाम में पूछा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भारत रत्न अवार्ड कब दिया गया? तो भारत रत्न अवार्ड इनको दिया गया है 1992 में। अगला सवाल है, अक़लियतों को इदारे क़ायम करने और उसे चलाने का हक़ हिंदुस्तानी आइन के किस दफ़ा से हासिल है? यानी कौन सा आर्टिकल अक़लियतों को इदारे क़ायम करने और चलाने का हक़ देता है? ये आर्टिकल है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 अक़लियतों को तालीमी इदारे क़ायम करने और उनका इंतज़ाम करने का हक़ देता है। और एक आर्टिकल बहुत अहम है अक़लियतों के ताल्लुक़ से, वो आर्टिकल है आर्टिकल 29। ये अक़लियतों को अपनी ज़बान, रस्मुल ख़त या सक़ाफ़त को महफूज रखने का हक़ देता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3, सऊदी अरब मुल्क का तर्ज़ हुकूमत कैसा है? सऊदी अरब मुल्क का तर्ज़ हुकूमत कैसा है? ये सवाल रिपीट भी हुआ है, लेकिन सिर्फ मुल्क तब्दील हुआ है। पिछले 2016 में इसी को हिंदुस्तान से तब्दील किया गया था। यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, सऊदी अरब में किस तर्ज का हुकूमत है? सऊदी अरब में बादशाही हुकूमत है। अगला सवाल है, मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम किस साल हुआ? मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम ये अमल में आया है 1998 में। ऑप्शन ए 1998 में। ये सवाल भी रिपीट हुआ है। अगला सवाल है, अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम किस जंग के बाद
अमल में आया। दो बड़ी जंगें हुई हैं तारीख़ में, एक है जंग अज़ीम अव्वल फर्स्ट वर्ल्ड वार और दूसरी है जंग अज़ीम दुवम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुई है जंग अज़ीम वो 1914 था 1918 ईस्वी तक चली है, और दूसरी जंग अज़ीम जो हुई है वो 1939 से 1945 तक चली है। और अक़वाम मुत्तहिदा का जो क़याम अमल में आया है वो आया है 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को। सवाल ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम किस जंग के बाद आया? तो अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम हुआ है जंग अज़ीम दुवम के बाद। अगला सवाल है, सर सैयद अहमद ख़ान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब क़ायम किया था? सर सैयद अहमद ख़ान ने ओरिएंटल मोहम्मडन एंग्लो कॉलेज ये क़ायम किया था 1875 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1875 ईस्वी में ये कॉलेज क़ायम हुआ था। इब्तिदा में इसका नाम मदरसतुल उलूम मुसलमानान हिंद था। 2 साल के बाद इसका नाम तब्दील करके मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज रखा गया। अगला सवाल है, हमारे मुल्क के हिंदुस्तान के मौजूदा नायब सदर जमहूरिया कौन है? ये सवाल चूँकि क्वेश्चन पेपर 2017 का है, उस वक्त मौजूदा नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी थे, लेकिन अब 2019 में नायब सदर जमहूरिया हैं वेंकैया नायडू। अगला सवाल है, किताब शाहनामा के मुसन्निफ़ कौन है? किताब शाहनामा के मुसन्निफ़ हैं फ़िरदौसी। ऑप्शन सी फ़िरदौसी। अगला सवाल है, झेल में से कौन सी तसनीफ़ सर सैयद अहमद ख़ान की है? सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ है असबाब बगावत हिंद। ऑप्शन ए सही है, असबाब बगावत हिंद। अगला सवाल है, NCTE का पूरा नाम क्या है? अक्सर मौलानाजात के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं एंट्रेंस टेस्ट के, इस तरह के फुल फॉर्म जब कभी पूछा गया है, उन ऑप्शंस को अगर गौर करेंगे तो उसी में से अक्सर आंसर मिल जाता है। जैसा कि NCTE का पूरा नाम यहाँ पर पूछ रहा है, तो ये न्यू काउंसिल और न्यू काउंसिल जो 2 ऑप्शन हैं, ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। शुरुआत इस तरह से नहीं होती, नेशनल से होती है NCTE की। अब बचे हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, तो ये ऑप्शन डी सही है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अगला सवाल है, सवाल नंबर 11, हिंदुस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? ये भी डायरेक्ट सवाल है, कभी कौमी जानवर पूछते हैं, कभी कौमी परिंदा पूछते हैं। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि जितनी कौमी निशानियां हैं उन तमाम कौमी निशानियों को याद कर लिया जाए। तो हिंदुस्तान का कौमी परिंदा है मोर। ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 12, झेल में से बीमारियों का वो ग्रुप चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां हमको देखना है। यहाँ पर देखिए, ए ऑप्शन में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। बी ऑप्शन में मलेरिया, हैज़ा, मियादी बुखार। बुखार क्योंकि मच्छरों से नहीं फैलती इसलिए ये ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन है मलेरिया, डेंगू, हैज़ा। हैज़ा भी मच्छरों से नहीं फैलती, ये भी गलत है। और डी ऑप्शन है मलेरिया, चिकनगुनिया और बुखार। बुखार भी मच्छरों से नहीं फैलती, इसलिए ये 3 ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन ए डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया यह सही है, जो कि मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां हैं। अगला सवाल है, किस मुल्क के साइंसदानों ने सबसे पहले हाइड्रोजन बम को तैयार किया था? हाइड्रोजन बम को तैयार किया था अमेरिका ने। ऑप्शन सी अमेरिका सही है।
और ये हाइड्रोजन बम के फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कहते हैं एडवर्ड टेलर को, एडवर्ड टेलर। अगला सवाल है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से, यहाँ पर ऑप्शन ए है रैक्टस, ये हड्डियों से मुताल्लिक़ बीमारी है जो विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। और बी रिथोंदी लफ्ज़ ज़रा उर्दू में बहुत ही कम यूज़ होता है, इसमें कन्फ्यूज़न होता है। रिथोंदी को कहते हैं इंग्लिश में नाइक्टालोफिया या नाइट ब्लाइंडनेस, ये बीमारी फैलती है विटामिन ए की कमी से। इसके अलावा जो बेरी जो है वो विटामिन B1 की कमी से होती है। और ऑप्शन डी जो है फिलेरिया, ये भी विटामिन B12 से फैलती है। तो हमारा सवाल है विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी फैलती है? तो विटामिन ए की बीमारी से फैलने वाली बीमारी है रिथोंदी, जिसको इंग्लिश में नाइक्टालोफिया कहते हैं या नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में किस को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? ये आसान सवाल है और डायरेक्ट सवाल है। ये है APJ अब्दुल कलाम। अगला सवाल है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? अक्सर ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं जो कि मशरिक़ की रियासतें हैं 7, इन 7 रियासतों में से अक्सर राजधानी को पूछा जाता है, सदर मुकाम को पूछा जाता है। और ख़ासकर मौलाना आज़ाद के इम्तिहान में एक सवाल अक्सर यहाँ से पूछा जा रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? इसका सही जवाब है ईटानगर। ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 17, दिल्ली का लाल किला किस मुग़ल बादशाह ने बनाया है? दिल्ली का लाल किला बनाया है शाहजहाँ ने। ऑप्शन डी, शाहजहाँ ने दिल्ली का लाल किला बनाया है। सवाल नंबर 18, झेल में से कौन सा सैयारा सूरज के सबसे ज़्यादा करीब है? सूरज के सबसे ज़्यादा करीब जो सैयारा है वो है अतारू। ये सीक्वेंस अगर आप याद कर लें, अतारू, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मिश्तरी, ज़ुहल, यूरेनस, नेपच्यून, तो ये तरतीब आपको याद हो जाएगी। सवाल नंबर 19 है, राजीव गांधी खेल अवार्ड 2016 झेल में से किसको दिया गया? क्योंकि सवाल 2016 के ताल्लुक़ से है, तो 2016 में जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था वो PV सिंधु को दिया गया था, PV सिंधु। लेकिन अब 2019 चल रहा है, तो 2019 के लिए जो अहम है कि राजीव गांधी खेल अवार्ड बराए 2018 2 लोगों को दिया गया। एक है साइको मीराबाई छानो जो कि वेट लिफ्टर हैं, और दूसरे हैं विराट कोहली जो कि क्रिकेट खेलते हैं। ये दोनों को राजीव गांधी खेल अवार्ड बराए 2018 दिया गया है। एक साइको मीराबाई छानो, दूसरा है विराट कोहली। और कमेंट में लिखकर बताइए कि राजीव गांधी खेल अवार्ड सबसे पहले किसको दिया गया। अगला सवाल है, 2015 का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया? 2015 का दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये अवार्ड दिया गया था मनोज कुमार को। ऑप्शन डी, मनोज कुमार को। अब करंट जो है 2017 है, 2017 में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है विनोद कुमार को। एक सीक्वेंस याद कर लें, 2015 में मनोज कुमार को दिया गया, 2016 को काशी नाथुनी विश्वनाथ को दिया गया, 2017 में विनोद कुमार को दिया गया। और दादा साहब फाल्के अवार्ड भारत के दस्तूर का मेमार किसे कहते हैं? सवाल है, भारत के दस्तूर का मेमार किसे कहते हैं? सही जवाब है बाबा साहब अम्बेडकर। ऑप्शन बी सही है। मौलाना आज़ाद के जितने एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसमें सबसे अहम बात यह है कि तमाम ही सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं और मैक्सिमम ऑप्शंस में घुमाया फिराया नहीं जाता, बल्कि रास्त क्वेश्चन होता है जिसका जवाब भी रास्त दिया जा सकता है। इसके लिए हर फील्ड की कुछ बेसिक नॉलेज ज़रूरी है। यहाँ पर सवाल है दस्तूर के ताल्लुक़ से। इस दस्तूर के ताल्लुक़ से जितनी बेसिक बुनियादी मालूमात होनी चाहिए वो अगर आप हासिल कर लें तो इस टॉपिक पर आप अबूर हासिल कर सकते हैं।
इसके लिए हमने टेलीग्राम चैनल पर वक्तन फ़ौक्तन अपडेट किया है दस्तूर के ताल्लुक़ से। आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में कब आया? ये सवाल अक्सर रिपीट होता है। 2017 में भी पूछा गया था कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम कब अमल में आया, तो सही जवाब है 1998। अगला सवाल है, भारत में वज़ारत तालीम को अब क्या कहते हैं? भारत में वज़ारत तालीम को अब कहते हैं वज़ारत बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल। अगला सवाल है, हमारे मुल्क का तर्ज़ हुकूमत कैसा है? ये इसी सवाल को थोड़ा सा तब्दील करके 2017 में पूछा गया था, सऊदी अरब का तर्ज़ हुकूमत कैसा है, और अब यहाँ पर पूछा जा रहा है हमारे मुल्क का तर्ज़ हुकूमत कैसा है। सीधा रास्त जवाब है, हमारे मुल्क का तर्ज़ हुकूमत है जमहूरी। अगला सवाल है, जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी के पर एटम बम किस जंग में गिराए गए? यहाँ पर दो अजीम जंगों के बारे में मालूमात ज़रूरी हैं। पहला है वर्ल्ड वार 1 यानी जंग अजीम अव्वल। ये जंग लड़ी गई जुलाई 1914 से नवंबर 1918 तक। और दूसरी वर्ल्ड वार जो है जंग अजीम दुव्वम, ये जंग लड़ी गई 1939 से 1945 तक। और ये जो बम गिराए गए वो 6 और 9 अगस्त 1945 को गिराए गए। तो ये जो वाक़या हुआ है वो जंग अजीम दुव्वम का हिस्सा है। तो जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम जो है जंग अजीम दुव्वम के जंग में गिराए गए। इसी से मिलता जुलता सवाल हमेशा अक्सर पूछा जाता है। अगला सवाल है, मजलिस अक़वाम लीग ऑफ नेशंस का क़याम किस जंग के बाद अमल में आया? ये सही जवाब है जंग अजीम अव्वल के बाद। अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम जंग अजीम दुव्वम के बाद आया और लीग ऑफ नेशंस यानी मजलिस अक़वाम का क़याम जंग अजीम अव्वल के बाद आया। जो अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शाये होता है। ये रिसाले का नाम है तहज़ीबुल अख़लाक़। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के किसी भी एंट्रेंस टेस्ट को आप लिखिए, 3 शख्सियात की किताबों को आप याद रखना ज़रूरी है। एक है सर सैयद अहमद ख़ान, दूसरे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तीसरे हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम। इन तीनों के ताल्लुक़ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, भारत में ज़राअत का इन्हिसार बड़ी हद तक किस पर है? तो भारत में ज़राअत का इन्हिसार ज़्यादातर मानसूनी बारिश पर है। सही जवाब है बी, मानसूनी बारिश। अगला सवाल है, बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट किस पहाड़ पर वाक़ है? ये भी डायरेक्ट सवाल है। बुलंद तरीन चोटी जो है माउंट एवरेस्ट वो है हिमालय पहाड़ पर वाक़ है। अगला सवाल है, किस क़ानून के ज़रिए हम हुकूमती इदारों से मालूमात हासिल करते हैं? राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो ये ऑप्शन सी सही है, क़ानून हक़ मालूमात। सवाल के अंदर ही जवाब है। सवाल है मालूमात हासिल करने के ताल्लुक़ से और जवाब भी है क़ानून हक़ मालूमात के तहत हम हुकूमती इदारों से मालूमात हासिल कर सकते हैं। अगला सवाल है, हमारे मुल्क के मौजूदा सदर जमहूरिया कौन है? 2017 में जो सवाल पूछा गया था, हमारे मुल्क के मौजूदा नायब सदर जमहूरिया कौन है? और यहाँ पर सवाल है हमारे मुल्क के मौजूदा सदर जमहूरिया कौन है? ये पर्चा चूँकि 2016 का है, उस वक्त हमारे जो सदर जमहूरिया थे श्री प्रणब मुखर्जी। अब जो हैं 2019 में हमारे सदर जमहूरिया हैं श्री रामनाथ कोविंद जी हमारे मौजूदा सदर जमहूरिया हैं। इस सवाल के आप ऑप्शंस पर गौर कीजिए। सवाल है हमारे मुल्क के सदर जमहूरिया कौन है? बाकी 3 जो ऑप्शंस हैं
हाशिम अंसारी साहब या श्री सोनिया गांधी या अरुण जेटली, ये आम नाम हैं जो कभी सदर जमहूरिया नहीं रहे। इसका मतलब ये हुआ कि मौलाना आज़ाद के जो सवालात पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज में, वो आम नवियत के क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन में भी नहीं घुमाया जाता। अगला सवाल है, तवन्नाई का सबसे बड़ा ज़रिया जिसे हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ऑप्शन डी सही है, शमसी तवन्नाई। शमसी तवन्नाई दुनिया का सबसे बड़ा तवन्नाई का ज़रिया है जो हम इस्तेमाल कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब उसमें इजाफा हो रहा है, तवन्नाई को हम उसको भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अगला सवाल है, आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग की अहम वजह कौन है। ग्लोबल वार्मिंग की अहम वजह है रिकासीय ईंधन, यानी रिवायती ईंधन जो होता है पेट्रोल, गैस, डीजल वगैरह, उसको रिकासीय ईंधन कहते हैं, जो आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग की अहम वजह है। अगला सवाल है, माहौलियात में गैर मामूली तब्दीलियों के लिए कौन जिम्मेदार है। 4 ऑप्शन हैं, 4 के 4 मिलते जुलते हैं, माहौल, खुदरत, इंसानी आमाल और सनफी आमाल। सही जवाब है इंसानी आमाल। माहौलियात में गैर मामूली तब्दीलियों के लिए ज़िम्मेदार हैं इंसानी आमाल। अगला सवाल है, किताब विंग्स ऑफ फायर के मुसन्निफ़ कौन हैं। विंग्स ऑफ फायर के मुसन्निफ़ हैं APJ अबुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम आना चाहिए था, अबुल कलाम हुआ है। ये 3 शख्सियत मैंने अभी आपसे जिक्र किया था, सर सैयद अहमद ख़ान, APJ अबुल कलाम और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये तीनों की किताबों के बारे में आपको मालूमात रहनी चाहिए। अगला सवाल है, झेल में से कौन सी तसनीफ़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो किताबें हैं, जिसका तस्करा मैंने 2017 के वीडियो में भी किया था। एक किताब का नाम है तस्करा, दूसरा है इंडिया विंस फ्रीडम, तीसरी किताब है गुबार खातिर जो कि खतूत का मजमुआ है, और चौथा है तर्जुमानुल कुरान। तो सही जवाब है गुबार खातिर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर मैं एक डाउट को क्लियर करूँ कि सब्सक्राइब करने से आपको कोई अमाउंट नहीं लगेगा, कोई रकम आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ खर्च नहीं होगा, बल्कि मेम्बरान की तादाद में इजाफ़ा होगा, और जब कभी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी इत्तला आपको मिलेगी, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब के बाद उसके बाजू के बेल आइकन को भी दबाना होगा। साथ ही साथ ये गुजारिश भी करूँगा कि वीडियोस को तो व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन पसंद है या नहीं है इसका इजहार नहीं हो पा रहा है। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से हिम्मत बनती है, हौसला बनता है, और मज़ीद वीडियो बनाने में दिलचस्पी रहती है। तमाम के तमाम वीडियो चूँकि उर्दू में बन रहे हैं, उर्दू में मवाद की कमी रहती है, इसके लिए उर्दू में काम करने वालों के लिए हौसले की ज़रूरत होती है, और वो हौसला मुझे आपके लाइक से मिलता है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला सवाल है, NCERT का पूरा नाम क्या है। इसका जवाब भी ऑप्शंस में ही है। NCERT 5 वर्ड्स हैं जो इसका फुल फॉर्म बताते हैं, लेकिन शुरुआत में ही देखिए न्यू कॉन्सेप्शन, न्यू काउंसिल, इस तरह के इदारे नहीं होते जिसका शुरुआत न्यू से होती है। तो ये 2 गलत हो गए। अब बचते हैं 2 B और C। B और C में देखिए, C में तो सिर्फ 4 ही लेटर्स को कवर कर रहा है, बचता है 5वां नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन B। कोशिश कीजिए मौलाना आज़ाद के जितने भी एंट्रेंस टेस्ट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ऑप्शन में ही आपको जवाब मिल जाएगा। अगला सवाल है, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब किस ज़बान के शायर थे। ये तो बहुत ही मशहूर शायर हैं, बहुत ही आसान सा जवाब है, ये शायर थे उर्दू के। अगला सवाल है, भारत का कौमी खेल कौन सा है। 2017 में पूछा गया था भारत का कौमी परिंदा कौन सा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत का कौमी खेल कौन सा है, यानी जितनी कौमी निशानियाँ हैं वो आपको याद करना होगा। इसके लिए अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा।
भारत का कौमी खेल है हॉकी। हालांकि ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, फिर भी हॉकी को ही कौमी खेल माना जाता है। अगला सवाल है, अदम तशद्दुद नॉन वायलेंस किस कौमी रहनुमा की देन है? अदम तशद्दुद देन है ये मोहनदास करमचंद गांधी की। इसरो का सदर मुकाम कहाँ है? इसरो के ताल्लुक़ से अक्सर सवालात पूछे जाते हैं और बेसिक सवालात में ये सवाल बहुत अहम है। इसरो के ताल्लुक़ से आपको 4 बातें याद रखनी है। पहली बात यह कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा ये कि इसरो कब क़ायम हुआ। इसरो क़ायम हुआ है 1969 में, 1969 में। और तीसरा सवाल है, इसरो के मौजूदा चेयरमैन कौन है। अक्सर पूछता है कि इसरो के मौजूदा चेयरमैन कौन है, यानी अब फरवरी 2018 में इसरो के मौजूदा चेयरमैन हैं के सिवन। और इसरो के चेयरमैन तब्दील होते रहते हैं, इसलिए इस ताल्लुक़ से अपडेट रहें। इसरो का चौथा सवाल जो अहम है वो इसरो का सदर मुकाम कहाँ है। इसरो का सदर मुकाम है बेंगलुरु में। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, बेंगलुरु। अगला सवाल है, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को। सही जवाब है ऑप्शन ए, 28 फरवरी को। नेशनल साइंस डे सर सीवी रामन की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने 28 फरवरी 1928 को रामन इफेक्ट ईजाद किया था, जिन्हें 1930 में नोबेल अवार्ड भी दिया गया था और 1954 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। तो सही जवाब है नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया गया था। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो की तैयारी में जो वक्त लगा है, इसका फ़ायदा अगर ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को हो तो मज़ीद वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। आपसे गुजारिश यही है कि इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगला सवाल है, हवा में कार्बन गैस की मकदार कितनी फ़ीसद होती है? हवा में कार्बन गैस की मकदार कितनी फ़ीसद होती है? 78% जो है ये नाइट्रोजन है। हवा में नाइट्रोजन 78% होती है और ऑक्सीजन 21% होती है। और नोबल गैसेस जो हैं वो 0.9% होते हैं और 0.03% जो है ये कार्बन गैस की मकदार है। तो हवा में कार्बन गैस की मकदार है 0.03%। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। पिछले वीडियो में नोबल गैस के बारे में बताया गया था। क्या आप बता सकते हैं कि नोबल गैस कौन कौन सी हैं? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखें। और जो बात आप लिखते हैं इसको भूलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए लिखने की आदत डालें और कमेंट में लिखकर बताएं कि नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं। अगला सवाल है, ओलंपिक्स मुकाबलों में भारत के लिए पहला इनफरादी गोल्ड मेडल किसने जीता? सही जवाब है अभिनव बिंद्रा ने। अभिनव बिंद्रा ने भारत के लिए पहला इनफरादी गोल्ड मेडल जीता है और ये 2008 में इन्होंने जीता है और ये शूटिंग से ताल्लुक़ रखता है। अभिनव बिंद्रा जो है शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले जितने भी गोल्ड मेडल इंडिया को आए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हॉकी में आए हैं, हॉकी टीम में। लेकिन इनफरादी तौर पर अभिनव बिंद्रा ने पहला गोल्ड मेडल 2008 में शूटिंग में जीता है। इसके अलावा बाकी जो 3 ऑप्शन हैं वो भी बहुत अहम हैं। एक है के.डी. जाधव। के.डी. जाधव पहले भारतीय हैं आज़ादी के बाद जिन्होंने रेसलिंग में 1952 में पहला मेडल जीता, यानी भारत के लिए पहला मेडल जो जीता है के.डी. जाधव ने जीता है 1952 में। इन्हें ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ था। और राज्यवर्धन सिंह ठाकुर ये जो हैं इन्होंने भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल शूटिंग में 2004 में जीता था। तो पहला सिल्वर मेडल राज्यवर्धन सिंह ठाकुर ने जीता है। और चौथा ऑप्शन जो है कर्णम मल्लेश्वरी, ये भी बहुत अहम है क्योंकि ये पहली भारतीय खातून हैं जिन्हें ओलंपिक्स में मेडल हासिल हुआ है। अगला सवाल है, सबसे पहले किस भारतीय को नोबेल अवार्ड हासिल हुआ है? ये चारों ऑप्शन
4 के 4 नोबेल अवार्ड हासिल करने वाले ऑप्शंस हैं। और पहला ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें 1913 में अदब में नोबेल अवार्ड दिया गया। अब बी ऑप्शन है सर सीवी रामन, इन्हें 1930 में फिज़िक्स में अवार्ड दिया गया। और सी ऑप्शन है 1979 मदर टेरेसा, इन्हें अमन के लिए अवार्ड दिया गया। और ऑप्शन डी जो है 1998 में अमृता सेन, इन्हें मार्शियात में अवार्ड दिया गया। इसके अलावा पांचवा जो नोबेल अवार्ड दिया गया था वो है कैलाश सत्यार्थी, इन्हें 2014 में अमन के लिए अवार्ड दिया गया। हमारा सवाल है सबसे पहले किस भारतीय को नोबेल अवार्ड हासिल हुआ है। सबसे पहले जो अवार्ड हासिल हुआ है वो रविंद्रनाथ टैगोर को हासिल हुआ है 1913 में। 5 भारतीयों के अलावा बाकी जिनको नोबेल अवार्ड मिला है वो तमाम के तमाम ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं। अगला सवाल है दस्तूर के किस आर्टिकल के तहत मुल्क में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। दस्तूर के किस आर्टिकल के तहत मुल्क में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। देखिए, दस्तूर के तहत मुल्क में 3 किस्म की इमरजेंसी नाफिज होती है। एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी, दूसरा है स्टेट इमरजेंसी और तीसरा है नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज होती है। आर्टिकल 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी नाफिज होती है। और आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी नाफिज होती है। यानी हमारा ऑप्शन सी आर्टिकल 352 के तहत मुल्क में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी आर्टिकल 352। हमारे मुल्क में अब तक 3 दफ़ा नेशनल इमरजेंसी नाफिज हुई है। एक है 1962 में जब चीन से जंग हुई थी, और दूसरी दफ़ा 1971 में जब बांग्लादेश लिबरेशन वार हुआ था, और तीसरी दफ़ा 1975 में इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। अगला सवाल है काजीरंगा नेशनल पार्क किस रियासत में है। ये बहुत मशहूर नेशनल पार्क है जो अक्सर पूछा जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क है आसाम में। ऑप्शन डी सही है, आसाम। इसके अलावा आसाम के जो अहम नेशनल पार्क हैं, जुमला आसाम में 5 अहम नेशनल पार्क हैं जो अक्सर इम्तिहानात में पूछे जाते हैं। एक है मनस नेशनल पार्क, दूसरा है डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, तीसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क, चौथा है ओरांग नेशनल पार्क, 5वां है नमेरी नेशनल पार्क। अब इसको याद करने का आसान तरीका देखिए, इसको इस तरह लिखिए एमडी कौन। एम से है मनस नेशनल पार्क, और डी से है डिब्रू नेशनल पार्क, के से है काजीरंगा नेशनल पार्क, ओ से है ओरांग नेशनल पार्क, और एन से है नमेरी नेशनल पार्क। ये 5 नेशनल पार्क 5 के 5 बहुत अहम हैं जो अक्सर इम्तिहानात में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है किस बंदरगाह का नाम तब्दील करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। ये सही ऑप्शन है, सही जवाब है कांडला बंदरगाह का नाम तब्दील करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। अब ये कांडला बंदरगाह कहाँ पर है। कांडला बंदरगाह है गुजरात में, और हल्दिया बंदरगाह है मगरबी बंगाल में, और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है महाराष्ट्र में, और प्रादीप बंदरगाह है उड़ीसा में। अगला सवाल है दस्तूर हिंद की तदवीन में बुनियादी हुकूक किस मुल्क के दस्तूर से लिए गए हैं। ये बहुत अहम सवाल है, अक्सर दस्तूर के मुताल्लिक़ सवालात पूछे जाते हैं, और दस्तूर की तदवीन के ताल्लुक़ से तो अक्सर पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए है बरतानिया से 3 अहम चीज़ें हमने ली हैं। एक है लोकसभा स्पीकर, दूसरा है पार्लिमानी इलेक्शन, तीसरा है इलेक्शन कमीशन। और दस्तूर की तदवीन में हमने रूस से लिया है। 2 चीज़ें बहुत अहम हैं, बुनियादी हुकूक और 5 साला मनसूबा। बुनियादी हुकूक और 5 साला मनसूबा हमने रूस से लिया है। और कनाडा से हमने लिया है वफाकी निज़ाम लिया है,
और यूनियन फहरिस्त, रियासती फहरिस्त, ये हमने कनाडा से लिया है। और अमेरिका से हमने लिया है 4 बहुत अहम चीज़ें ली हैं अमेरिका के दस्तूर से। एक है बुनियादी हुकूक, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट, तीसरा है तहरीरी दस्तूर, चौथा है दिबाचा। तो हमारा सवाल है, दस्तूरी हिंद की तदवीन में बुनियादी हुकूक किस मुल्क के दस्तूर से लिए गए हैं? तो ऑप्शन डी सही है, अमेरिका। दस्तूरी हिंद की तदवीन में बुनियादी हुकूक अमेरिका से लिए गए हैं। पहला सवाल है, झेल में कौन सी तसनीफ़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है? और सही जवाब है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना की तसनीफ़ है। दूसरा सवाल है, जो कि गुज़िश्ता वीडियो में किसी वजह से प्रिंट मिस्टेक हो गई थी, तो उसको इसमें तस्हीह की गई कि मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश क्या है? मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश है 11 नवंबर 1888। 11 नवंबर 1888 को मौलाना की यौम पैदाइश है। सवाल नंबर 3 है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश किस शहर में हुई? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश ये हुई है मक्का शरीफ में, मक्का मुअज़्ज़मा में। सवाल नंबर 4, झेल में कौन सी तसनीफ़ अबुल कलाम आज़ाद की है? सही जवाब है ऑप्शन बी, गुब्बारे खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तसनीफ़ है। सवाल नंबर 5 है, आज़ाद भारत के पहले वज़ीर तालीम कौन थे? आज़ाद भारत के पहले वज़ीर तालीम थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सवाल नंबर 6 है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भारत रत्न अवार्ड किस साल दिया गया? ये सवाल कुछ डीप है, अगर पूछ ले तो आपके लिए आसानी होगी, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भारत रत्न 1952 में दी गई। 1952 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया। मौलाना का इंतकाल हुआ 1958 में और आपको भारत रत्न से नवाजा गया 1952 में। सवाल नंबर 7 है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जारी करदा अखबार का नाम क्या था? ये अखबार का नाम था अल हिलाल, जो कि हफ्त रोज़ा था, अल हिलाल। सवाल नंबर 8 है, भारत में यौम तालीम कब मनाया जाता है? ये सवाल एग्ज़ाम में पूछा भी गया है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के, कि भारत में यौम तालीम मनाया जाता है 11 नवंबर को। सवाल नंबर 9 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे कम उम्र सदर कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे कम उम्र सदर जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। सवाल नंबर 10 है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जारी करदा हफ्त रोज़ा अखबार का नाम क्या था? ये हफ्त रोज़ा अखबार का नाम था अल बिलाग। पहला भारत रत्न अवार्ड जो दिया गया वो 1954 में दिया गया, यानी भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत जो हुई वो 1954 में हुई। ये साल आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत 1954 में हुई और पहला भारत रत्न अवार्ड 3 अफराद को दिया गया। एक हैं सी राजगोपालचारी, दूसरे हैं सर्वेपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे हैं सीवी रामन, सर सीवी रामन। ये 3 अफराद को पहला भारत रत्न अवार्ड दिया गया। इम्तिहान में ये तीनों के ताल्लुक़ से भी पूछा जा सकता है या एक के ताल्लुक़ से अलहदा सवाल भी पूछा जा सकता है कि इनमें से किसको भारत रत्न अवार्ड दिया गया। किसी एक का नाम भी इसमें दिया जा सकता है। ये तीनों नामों को आप याद रख लें। पहला भारत रत्न अवार्ड 1954 में दिया गया और वो 3 नाम ये हैं, सी राजागोपालचारी, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन और सर सीवी रामन। उसके बाद भारत रत्न अवार्ड 2019, ये करंट अवार्ड है 2019 के बाद से आज वीडियो अपलोड करने तक कोई अवार्ड नहीं दिया गया, तो ये हमारे लिए करंट अफेयर है। सवाल या तो पहले का पूछेगा या तो आखिरी का पूछेगा। तो पहला तो हमने देख लिया है। अब भारत रत्न अवार्ड 2019 में किसको दिया गया? भारत रत्न अवार्ड 2019 में 3 अफराद को दिया गया। एक हैं प्रणब मुखर्जी, दूसरे हैं भूपेन हज़ारिका और तीसरे हैं नानाजी देशमुख। ये तीनों नाम भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हज़ारिका और नानाजी देशमुख। उसके अलावा चंद नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये सीक्वेंस को आप याद रख लें और कमेंट में इन सीक्वेंस के लिहाज से ही आपको कमेंट लिखना है। पहला नाम है खान अब्दुल गफ़ार खान। ये पहले गैर हिंदुस्तानी हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया और इनके ताल्लुक़ से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में सवाल पूछा गया है। दूसरा नाम है मोरारजी देसाई। ये पहले
भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया और निशान इम्तियाज़ अवार्ड भी दिया गया, जो कि पाकिस्तान में दिया जाता है। यानी भारत रत्न अवार्ड और निशान इम्तियाज़ दोनों अवार्ड लेने वाले पहले भारतीय हैं, मोरारजी देसाई। तीसरा नाम है लाल बहादुर शास्त्री। ये नाम इसलिए याद रखना ज़रूरी है कि ये पहले भारतीय हैं जिन्हें बाद अज़ मर्ग अवार्ड दिया गया। तीसरे हैं इंदिरा गांधी। ये पहली खातून हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया। और सर सीवी रामन, ये पहले हिंदुस्तानी हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया और नोबेल अवार्ड भी दिया गया। यानी भारत रत्न अवार्ड और नोबेल अवार्ड दोनों अवार्ड हासिल करने वाले पहले हिंदुस्तानी हैं। ये पांचों नाम आपको याद रखना ज़रूरी है और सीक्वेंस में आप कमेंट में लिखकर बताइए कि इनके नाम की अहमियत क्यों है। मैं और एक दफ़ा इनको दोहरा रहा हूँ। ख़ान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान जो हैं ये पहले गैर हिंदुस्तानी हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया। मोरारजी देसाई हैं, ये पहले भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया और निशान इम्तियाज़ पाकिस्तान का अवार्ड भी दिया गया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें ये पहले हैं जिन्हें बाद अज़ मर्ग अवार्ड दिया गया। और चौथे हैं इंदिरा गांधी, ये पहली खातून हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया। और उसके बाद हैं सर सीवी रामन, ये पहले हिंदुस्तानी हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड और नोबेल अवार्ड दोनों अवार्ड दिए गए। इन पांचों नामों के साथ भारत के मुसलमानों के तालीम के रूहरवां और जदीद उर्दू नसर के बानी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए और उन्होंने 28 मार्च 1898 को अलीगढ़ में वफ़ात पाई। 28 मार्च 1898 को अलीगढ़ में सर सैयद अहमद ख़ान ने वफ़ात पाई। ये सर सैयद अहमद ख़ान से मुताल्लिक़ बहुत ही बेसिक और अहम सवाल है। इनकी विलादत कब हुई, कहाँ हुई, वफ़ात कब हुई और कहाँ हुई, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। सर सैयद अहमद ख़ान के ताल्लुक़ से जो दूसरा अहम सवाल बनता है वो उनके वालिद और वालदा के मुताल्लिक़ है। उनके वालिद का नाम है मीर मोहम्मद मुत्तक़ी और वालदा का नाम है अज़ीज़ुन्निसा बेगम। उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान के से मुताल्लिक़ जो सबसे ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं वो उनके अदबी कारनामों पर पूछे जाते हैं। उसमें उनकी किताबें बहुत अहम हैं। सर सैयद अहमद ख़ान की पहली किताब है जामे जम, जो कि फ़ारसी ज़बान में लिखी गई, जिसमें अमीर तैमूर से बहादुर शाह ज़फ़र तक के बादशाहों के मुख्तसर अहवाल है। पहली तसनीफ़ सर सैयद अहमद ख़ान की जामे जम है। ये फ़ारसी में लिखी गई है, जिसमें अमीर तैमूर से बहादुर शाह ज़फ़र तक के बादशाहों के हालात हैं। दूसरी अहम किताब है आसारुस सनादीद। इस तसनीफ़ में दिल्ली के इमारतों और नामवर लोगों के हालात ज़िंदगी बयान किए गए। आसारुस सनादीद सर सैयद अहमद ख़ान की बहुत अहम किताब है जो अक्सर इम्तहानात में पूछी जाती है और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इम्तहानात में ये अक्सर रिपीट भी हुई है। तीसरी अहम किताब है असबाब बगावत हिंद। ये किताब सर सैयद अहमद ख़ान ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हिंदुस्तानियों की बगावत की वजह बयान करने के लिए लिखी है, जो कि बहुत अहम किताब साबित हुई। उसके बाद दो और किताबें हैं। पहली किताब है सरकशी ज़िले बजनूर और दूसरी है सिलसिलतुल मुलूक गुज़िश्ता 5000 साल दिल्ली में हुकूमत करने वालों के अहवाल दर्ज हैं। सिलसिलतुल मुलूक में गुज़िश्ता 5000 साल दिल्ली में हुकूमत करने वालों के जो बादशाह वगैरह थे उनके अहवाल को सर सैयद अहमद ख़ान ने दर्ज किया है। ये दो किताबें अहम हैं। 5 किताबें हैं मुकम्मल सर सैयद अहमद ख़ान की जो इम्तहानात में पूछी जाती हैं। पहली तसनीफ़ जामे जम, आसारुस सनादीद, असबाब बगावत हिंद, सरकशी ज़िले बजनूर और सिलसिलतुल मुलूक। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा सवाल रिपीट होता है सर सैयद अहमद ख़ान के ताल्लुक़ से वो है तहज़ीबुल अख़लाक़ के बारे में कि तहज़ीबुल अख़लाक़ रिसाले को किसने जारी किया। तहज़ीबुल अख़लाक़ रिसाले को
सर सैयद अहमद ख़ान ने जारी किया। और डीप अगर क्वेश्चन पूछ ले तो ये पूछ लेता है कि तहज़ीबुल अखलाक़ को कब जारी किया गया। तहज़ीबुल अखलाक़ को 1870 में जारी किया गया। इस रिसाले के ज़रिए से सर सैयद अहमद ख़ान ने अपने इस्लाही कामों का आगाज़ किया है। तो ये रिसाले का नाम तहज़ीबुल अखलाक़, इसको अच्छी तरह से याद रख लें। तहज़ीबुल अखलाक़ रिसाले को सर सैयद अहमद ख़ान ने 1870 में जारी किया। और एक अहम सवाल जो अक्सर रिपीट होता है वो है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के ताल्लुक़ से कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने क़ायम किया। ये सर सैयद अहमद ख़ान ने क़ायम किया। अब डीप क्वेश्चन पूछ ले तो कब क़ायम किया। ये 1875 में क़ायम किया, जिसके बाद 1920 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम तब्दील करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम रखा गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम 1920 में रखा गया। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का क़याम 1875 में हुआ। पहले ये मदरसा हुआ करता था, बाद में ये कॉलेज बना। गूगल और विकीपीडिया के मुताबिक 1875 में इसका क़याम अमल में आया और 1920 में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। इसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान ने साइंटिफिक सोसाइटी भी क़ायम की। सर सैयद अहमद ख़ान के ताल्लुक़ से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में अक्सर सवालात पूछे जाते हैं और डीप मुतालिया आप ज़रूर करें ताकि सर सैयद अहमद ख़ान के ताल्लुक़ से आपको मालूमात में इजाफ़ा हो और इम्तिहानात में आसानी से कामयाबी हो।